हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का सिलेबस क्या होता है। सिलेबस के एक एक पॉइंट पर हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस की थी। उम्मीद है दोस्तों सिलेबस को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। सिलेबस में 2-4 बातों को मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, यानी इतिहास के टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, उसके बाद आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको नागरिक शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने डीएलएड दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के जो सिलेबस है, उसमें जो पहला टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत, यानी इतिहास किन किन माध्यमों से हमें ज्ञात होता है, यानी जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसे किन सामग्रियों के द्वारा या उनके जानने का जो माध्यम है वो माध्यम क्या है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों क्या होगा, इतिहास की यानी जो सामाजिक अध्ययन की जो ये वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों बिना स्किप किए हुए इनको अगर आप कायदे से देख लेंगे तो उम्मीद है दोस्तों आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, कॉपी पेन आप साथ में रखिए और इसको पॉइंट टू पॉइंट आप हैंड नोट बनाते हुए चलिए। दोस्तों क्या होगा, जब ये आपके हाथ लिखित जो खुद के नोट होते हैं ना, तो ये एग्ज़ाम के टाइम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे। भूमिका ये निभाएंगे कि आपको पूरी किताब या कोई मॉडल या फिर आपको गाइड आपको नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप क्या करिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स जो है बनाते हुए साथ साथ चलिए। तो दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम उन लोगों के लिए आ जाती है जिनका इतिहास सब्जेक्ट जो होता है वो सामाजिक अध्ययन नहीं होता, यानी वो इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को कभी कभार पढ़ते हैं या उनका सब्जेक्ट ये नहीं होता है। तो अक्सर ये साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप सुहेल एकेडमी को ज्वाइन किए हैं, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं अगर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक सोल्यूशन, आपको एसएसटी से रिलेटेड यानी जो सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी आपकी समस्या आ रही है उसका तत्काल समाधान यहाँ पर किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको इतिहास पढ़ना है, किस तरीके से आपको इतिहास तैयार करना है, किस तरीके से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, किस तरीके से आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न और किस तरीके से आपको लघुत्तरीय प्रश्नों को आपको तैयार करना है। तो दोस्तों आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताएं। और दोस्तों इसमें ये नहीं रहेगा कि हाँ आपको बताएं कि रट्टा मार के आप याद करिए या आप इतने सन आप याद करिए। ठीक है, आपको चारों सेमेस्टर में, ठीक है दोस्तों, कोशिश करेंगे कि आपको हर एक सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा आपको 5 से 10 जो सन होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं बताएंगे कि आप 10 सन याद करिए, 20 सनों को याद करिए, ये डेट याद करिए, वो डेट याद करिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट होंगी जो आपको बताएंगे किस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, वो ये नहीं बताएंगे कि आप उनको याद करिए, आपको बताएंगे किस तरीके से आपको याद करना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो आइए बात करते हैं इतिहास की अवधारणा की, यानी इतिहास क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है, तो यहाँ से जो सामाजिक अध्ययन स्टार्ट होता है तो उसकी जो शुरुआत होती है वो इतिहास से ही शुरुआत होती है, यानी इतिहास क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले जो शास्त्र होते हैं उनको इतिहास कहा जाता है। ठीक, तो आज से हजारों वर्ष पूर्व के लोगों के बारे में जानना हो तो उसके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। ठीक, तो समझिए यहाँ पर क्या है, यानी अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाला जो शास्त्र होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे इतिहास कहा जाता है। ठीक, आज से हजारों वर्ष पूर्व के लोगों के बारे में अगर हमें जानना होता है तो हम क्या करेंगे, हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से क्लियर हुआ इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो इतिहास का अध्ययन हम इसलिए करते हैं कि जब हमें हजारों वर्ष पहले के बारे में जो जानकारी प्राप्त करनी होती है, ठीक है, तब क्या करेंगे, हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। और इतिहास के अध्ययन से ही हमें ज्ञात होता है कि बीते हुए समय में क्या हुआ था। ठीक, अब एक क्वेश्चन और आता है कि इतिहासकार का क्या कार्य होता है। ठीक है,
तो इतिहासकार क्या करता है, अतीत से प्राप्त, अतीत यानी बीता हुआ जो समय होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, बीते हुए समय से जो प्राप्त क्या प्राप्त होते हैं, कुछ तथ्य प्राप्त होते हैं, कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर, ठीक है, बीते समय की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। ठीक, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो खुदाई में अवशेष मिले, जो खुदाई में साक्ष्य मिले, जो खुदाई में सामग्री मिली, उसी आधार पर इतिहासकार क्या करते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक, राजनीतिक जीवन कैसा था, सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, और सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था, और वहाँ का सांस्कृतिक जीवन किस तरीके का था। ठीक है, तो जो सामग्री मिली, जो यानी जो तथ्य मिले, जो साक्ष्य मिले, उन्हीं के आधार पर बीते हुए समय की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ से? आगे देखते हैं। तो इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। क्या हुआ? इतिहास बीते हुए समय, ठीक, और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। तो क्या यहाँ से इस क्लियर हो रहा है कि जो बीता हुआ समय होता है और उस समय के जो लोग होते हैं उनको समझने और जानने का एक साधन है। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ से? आइए देखते हैं इतिहास का महत्व क्या है। ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इतिहास का महत्व क्या है। ठीक है, तो महत्व के बारे में हम देखते हैं। अनुशासनात्मक महत्व, नंबर 2 पर सूचनात्मक महत्व, नंबर 3 सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व, नंबर 4 नैतिक महत्व, नंबर 5 राष्ट्रीय महत्व, नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय महत्व, नंबर 7 व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी, नंबर 8 वर्तमान को समझने में सहायक, और नंबर 9 विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ से कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं। यहाँ से हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, यानी वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है, नंबर 1 पर आता है साहित्यिक स्रोत, नंबर 2 पर आएगा पुरातात्विक स्रोत। अब यहाँ पर देखिए साहित्यिक स्रोत में नंबर 1 पर आ जाएगा धार्मिक, अच्छे से देखिएगा यहाँ से, नंबर 1 पर आएगा धार्मिक ग्रंथ। ठीक, उसके बाद लौकिक ग्रंथ, उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, साहित्य मौजूद है। कौन सा साहित्य? धार्मिक साहित्य हमारे पास मौजूद है। नंबर 2 पर लौकिक साहित्य मौजूद है। ठीक है, उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण हमारे पास मौजूद यहाँ पे हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको क्या होता है, 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया गया है। नंबर 1 पर आता है ब्राह्मण साहित्य, नंबर 2 पर आता है हमारा बौद्ध साहित्य, और नंबर 3 पर आएगा हमारा जैन साहित्य। क्लियर यहाँ से? यानी प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं, यानी प्राचीन इतिहास को जानने का जो स्रोत है, उनको पहले हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 साहित्यिक स्रोत, नंबर 2 पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? साहित्यिक स्रोतों को यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक, नंबर 1 धार्मिक ग्रंथ, नंबर 2 लौकिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशी यात्रियों के विवरण। क्लियर यहाँ से? अब क्या हुआ, ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, इसको हिंदू साहित्य भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बौद्ध साहित्य, और उसके बाद नंबर 3 पर आता है जैन साहित्य। क्लियर यहाँ से? फिर उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं पुरातात्विक साहित्य में। ठीक, ये 1 नंबर इसको यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर इसको 2 नंबर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके अभिलेख, ठीक, सिक्के, उसके बाद मृदभांड, फिर उसके बाद मुहरें, फिर उसके बाद मूर्ति कला या चित्रकला, फिर उसके बाद आते हैं स्थापत्य यानी स्मारक। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग आगे जानेंगे कि किस तरीके से धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, और पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मुहरें, मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला, तो उनके बारे में आगे डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं वैदिक साहित्य में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको अच्छे से। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर वेद, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उसके बाद अरण्यक ग्रंथ, फिर उसके बाद उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, फिर उसके बाद धर्मशास्त्र। ठीक है, फिर उसके बाद महाकाव्य में आएगा धर्मसूत्र आ जाएगा, और धर्मशास्त्र में स्मृतियाँ आ जाएंगी और टीकाएँ आ जाएंगी। क्लियर यहाँ से? तो अभी इनके बारे में वेद, ब्राह्मण,
उसके बाद अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग सूत्र, महाकाव्य, धर्मसूत्र, ठीक है, इनके बारे में आगे हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या हुआ, अभी हम लोगों ने जाना था, अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मुहरें, मूर्तिकला या चित्रकला, मूर्तिकला और चित्रकला एक ही में हम लोग पढ़ लेंगे। स्थापत्य कला यानी जो इसमें स्मारक बने होते हैं, क्लियर। यहाँ से ये स्थापत्य पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम पहुँचते हैं और देखते हैं ब्राह्मण साहित्य क्या है, ठीक। तो यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले हमारा आता है वेद। तो देखिए वेद क्या है, क्वेश्चन बहुत आते हैं ब्राह्मण साहित्य में जो है किन किन चीज़ों को शामिल किया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वेद क्या है कि ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद को याद करिएगा। तो ये क्या है, सबसे पहला वेद। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेद 4 हैं, ठीक। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। तो दोस्तों क्या करिएगा, इन 4 वेदों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि वेद कितने हैं, वेद 4। पहला वेद कौन सा है, तो पहला वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद, क्लियर। दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा वेद सामवेद, चौथा वेद अथर्ववेद, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे 4 वेदों को संहिता भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है संहिता किसे कहते हैं, तो 4 वेदों का जो मिला जुला रूप होता है या जो 4 वेद होते हैं इन्हीं को संहिता कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 4 वेदों को संहिता भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऋग्वेद क्या है। तो 1500 BC से यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच इसकी रचना मानी जाती है। यानी इसकी रचना कब मानी जाती है, 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच इसकी रचना मानी जाती है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला वेद कौन सा है, और क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला वेद इसमें कौन सा है, तो सबसे पहला वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हो जाएंगे, ठीक। इसमें कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। नंबर 1 ऐतरेय और नंबर 2 कौशिकी यानी संखायन, ठीक है। कौशिकी ब्राह्मण, इसको संखायन भी कहते हैं, क्लियर। यहाँ से नंबर 2 पर हमारा आता है यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ। कभी कभी क्वेश्चन आता है यजु का अर्थ बताइए, तो ध्यान रखिएगा यजु का अर्थ क्या हुआ, यज्ञ। इसमें यज्ञ के नियमों और विधियों का संकलन मिलता है, ठीक। यज्ञ से संबंधित है तो इसमें यज्ञ के नियम और विधियाँ ही संकलित होंगी, ठीक। इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाले को पुरोहित यानी अध्वर्यु कहते हैं, यानी जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसको पुरोहित भी कहते हैं, ठीक है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कभी कभी पूछते हैं कि यजुर्वेद के कितने भाग हैं, तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद, ठीक। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है, ठीक। यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पॉइंट मिल रहा है कि यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा गया। क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा वेद गद्य और पद्य में लिखा गया, तो ये वेद कौन सा है, तो ये वेद है यजुर्वेद, ध्यान रखिएगा। और ये जो गद्य और पद्य में दोनों में मिश्रित जो ये शैली होती है, ये शैली होती है चंपू शैली, इसको ध्यान रखिएगा, ये शैली होती है चंपू शैली, ठीक। क्वेश्चन नहीं पूछता है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, गद्य और पद्य का जो मिश्रित रूप होता है वो चंपू शैली कहलाता है यहाँ पे, ठीक। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि गद्य और पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है, तो वो यजुर्वेद है, ठीक है। आगे देखते हैं, नंबर 3 पर आता है सामवेद, ठीक। क्वेश्चन बहुत पूछता है साम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों साम का शाब्दिक अर्थ क्या है, वो है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, यानी यज्ञ के अवसरों पर जो मंत्र पढ़े जाते थे, ठीक है, यानी जिन मंत्रों का उच्चारण होता था, ठीक, ठीक है, किसमें होता था, वो सामवेद में होता था। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का मूल या भारतीय संगीत का जो जनक है वो किस वेद को कहा जाता है, वो सामवेद को कहा जाता है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन
ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से मिलते हैं उन पर एक नज़र हम डालते हैं कि सामवेद का यानी साम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, और भारतीय संगीत का मूल या भारतीय संगीत का इसको जनक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वो सामवेद को कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। नंबर 4 पर हम पहुंचते हैं, देखते हैं कि अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। ठीक, इसमें जादू टोना वशीकरण आदि का वर्णन है। ठीक है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद यानी श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। ये सबसे बाद का वेद है, यानी ये सबसे अंत में वेद है। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। चौथा वेद हमारा कौन सा है? वो अथर्ववेद है। ठीक है, तो किसके द्वारा रचित है? ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें किन किन चीज़ों को किसका वर्णन किया गया? इसमें जादू टोना वशीकरण आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद यानी श्रेष्ठ वेद भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये सबसे बाद का वेद है। ठीक, आइए दोस्तों, एक टैली यहाँ पर बनी हुई है। इस सारणी यानी इस टैली को देखते हैं कि इसमें क्या आता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, वेद, उसके बाद अध्येता, उसके बाद उपवेद। ठीक, तो यहाँ पर ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का अध्येता कौन है? यानी मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो यानी जो ऋग्वेद का उच्चारण करते थे उसको होरोत कहते थे। ठीक, इसका उपवेद कौन है? इसका उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद। क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, देख लीजिए कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले को क्या कहते थे? तो उसको कहते थे होरोत। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद को जो गाता था यानी उसका जो उच्चारण करता था उसको कहते थे उद्गाता। क्लियर। यहाँ पे सामवेद का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता था? उद्गाता। इसका जो उपवेद आएगा वो उपवेद होगा यहाँ पे गंधर्व वेद। इसी तरीके से आप टैली बना लीजिएगा, टैली बना के आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जब लिख लेंगे इस तरीके से, इसको जब जहाँ आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे ये आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यजुर्वेद। इसके पढ़ने वाले यानी इसका जो उच्चारण करता था उसको क्या कहते थे? अध्वर्यु कहते थे। ठीक है, इसका उपवेद क्या था? धनुर्वेद। ठीक, उसके बाद नंबर 4 पर हमारा वेद आता है अथर्ववेद। इसके जो अध्येता थे उनको कहते थे ब्रह्मा, और यहाँ पर इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। क्लियर। यहाँ से आइए आगे देखते हैं। आगे आता है ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पे। ठीक है, तो इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई थी। ब्रह्मा का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों को प्रतिपादित करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, तो उन ब्राह्मण ग्रंथों को हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ऋग्वेद, इनके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशिकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हैं ये वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम में बैठिए यानी किसी भी एक दिवसीय एग्ज़ाम में बैठिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ से हैं, ठीक है, यानी प्राचीन इतिहास के जो क्वेश्चन यहाँ बताए आपको जा रहे हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी है। ठीक है, यजुर्वेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन हो जाएगा? शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक, सामवेद, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ होगा वो हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण, इसको टांडय ब्राह्मण भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा वो हो जाएगा गोपत ब्राह्मण। ठीक, आगे देखते हैं अरण्यक किसको कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बहुत आता है, अरण्यक कहते किसको हैं? तो ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक, जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें अरण्यक ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ये पॉइंट आता रहता है कि अरण्यक ग्रंथ किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग उपनिषद में। ठीक है, उपनिषद को देखते हैं कि उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ है बैठना। ठीक है, यानी जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता था उसे उपनिषद कहते हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहा जाता है। तो देखिए, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या हो जाएगा? उपनिषद का अर्थ हो जाएगा जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। और
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आपको मिल रहा है, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्लियर? हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाए, और हो सकता है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको ये मिल जाए। ठीक, तो इसको गलत मत करिएगा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ से कि वेदांग क्या है। ये वेदांग, तो वेदों को समझने के लिए इनकी रचना हुई है। इनकी संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये वेदांग हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सूत्र क्या है। ध्यान रखिएगा, वेदांग कितने हैं? वेदांग हैं 6। इनको याद कर लीजिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ध्यान रखिएगा इनका। अब आगे देखते हैं सूत्र क्या है यहाँ पे। तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई है। पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है। सूत्र साहित्य गद्य में है। ठीक है, ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों को प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्पसूत्र कहे जाते हैं, यानी वो कल्पसूत्र कहलाते हैं। यानी ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है वो कल्पसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, कल्पसूत्र के 3 या 4 भाग हैं। ठीक है, श्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी इसमें नियम है, ये वेदों से संबंधित हैं। ग्रह सूत्र लौकिक और पारलौकिक, ग्रह सूत्र लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन। उसके बाद नंबर 3 धर्मसूत्र धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का इसमें उल्लेख है। शुल्ब सूत्र में भारतीय ज्यामिति का विकास इसी से माना जाता है। ठीक है, तो कल्पसूत्र कितने हुए? तो कहीं कहीं पर 3 कल्पसूत्र मिलते हैं, कहीं कहीं पर 4 मिलते हैं। ठीक है, कुछ लोग बताते हैं 3 इसके भाग हैं, कुछ लोग बताते हैं 4 भाग हैं। ठीक, तो नंबर 1 श्रोत सूत्र, नंबर 2 ग्रह सूत्र, नंबर 3 धर्मसूत्र, नंबर 4 शुल्ब सूत्र हो जाएगा। ठीक, धर्मसूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। देखिए, स्मृति ग्रंथ जो थे उनका विकास किससे हुआ? उनका विकास धर्मसूत्र से ही हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रंथ क्या है? मनुस्मृति, आपको याद होगा मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति आदि। ठीक, मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आप इसको नोट करिए कि सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन सी है, तो वो दोस्तों हो जाएगी आपकी मनुस्मृति। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर आता है यहाँ से। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं महाकाव्य में दोस्तों आ जाएगा रामायण और महाभारत को महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है, यानी रामायण और महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है। रामायण में क्या है कि ये आदि काव्य है। ठीक, इसके जो लेखक थे यानी इसके जो रचयिता थे तो वो महर्षि वाल्मीकि थे। मुख्यतः इसमें 6000 श्लोक थे जो बाद में बढ़कर 12000 हो गए, और अंततः यानी अंत में कितने हो गए? 24000 श्लोक इसमें हो गए। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा रामायण के रचयिता कौन है, तो रचयिता इसके हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, और कभी कभी पूछता है कि महाकाव्य निम्न में से महाकाव्य कौन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव दे देगा या आपको अति लघु में दे देगा कि महाकाव्यों के नाम लिखिए या किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए। तो महाकाव्य कितने हैं? 2, एक रामायण और एक महाभारत। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ से। फिर उसके बाद आता है महाभारत पे, तो देखते हैं यहाँ पे महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित। इसमें पहले 8800 श्लोक थे और उसका नाम जय संहिता था, यानी जब 8800 इसमें श्लोक थे तब इसका नाम क्या था? जय संहिता था। ठीक, बाद में बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए। ठीक, अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो महाभारत के रचयिता कौन थे? तो वेद व्यास इसके रचयिता थे। ठीक है, इसमें पहले श्लोक कितने थे? 8800। तो क्वेश्चन ये पूछता है महाभारत के रचयिता कौन थे। ठीक है, और महाभारत में कितने श्लोक हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आप श्लोक लिखिएगा। 1,00,000 श्लोक होने के कारण, यानी 1,00,000 श्लोक यहाँ पर हैं। ठीक है, पहले 8800 थे, फिर इस बढ़कर कितने हुए? 24,000 हो गए, फिर अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण। ठीक है, यानी इसमें बाद में कितने श्लोक हुए? 1,00,000 श्लोक हुए, और जब 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए, ये देखो टैली बनी, इसको ध्यान से इस तरीके से नोट कर लीजिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें श्लोकों की संख्या यहाँ पे, उसका नाम क्या था। तो जब यहाँ पर 8,800 इसके श्लोक थे तो इसको क्या कहा गया, इसको जय संहिता कहा गया। जब इसमें 24,000 श्लोक हुए तो इसको भारत कहा गया। जब 1,00,000 इसमें श्लोक हुए तो इसको सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। इसमें कुल 18 पर्व हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा यहाँ से। उसके बाद दोस्तों हम लोग पहुँचते हैं आगे पुराण पे। पुराण क्या है, ठीक है। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में हमें मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं, ठीक है। यानी पुराणों के जो रचयिता थे वो कौन थे, लोमहर्ष, या उनके जो पुत्र थे उग्रश्रवा, ये माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, तो संख्या है उसकी है 18, ठीक। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या है दोस्तों 18, ठीक। और सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो ये मत्स्य पुराण है। इसको ध्यान रखिएगा यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास की महत्व क्या है, और दोस्तों इतिहास जानने के स्रोत क्या है। और दोस्तों हमने जाना कि प्राचीन भारतीय इतिहास को किन किन साधनों के माध्यम से, यानी किन किन स्रोतों के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो दोस्तों टॉपिक काफ़ी लंबा हो रहा था तो इसलिए वीडियो को 2 पार्टों में डिवाइड करना पड़ा। तो दोस्तों अब इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य और उसके अलावा जो लौकिक ग्रंथ हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और उसके साथ साथ पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो भी अभिलेख, सिक्के, मुहर, ठीक है, मृदभांड और चित्रकला और स्थापत्य कला, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने डियर दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। और दोस्तों हमारा इस चैनल सुहेल एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपनी स्टडी को फोकस करिए।